अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक वायरसेस की इंट्रोडक्शन पे है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल हमने वायरसेस की हिस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस किया था कि हमारे पास कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिनका रोल है और कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ वायरसेस, कि किस तरह डिस्कवरी हुई थी और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं या नेचर हम कह लें वायरस का जो है वो डिस्कवर किया गया था बाय सम साइंटिस्ट। आज हमने हिस्ट्री जो है उसको डिस्कस कर लिया, तो हमने उसकी बेस पे जो भी हमें डिस्कशन हमने की और हमें जो है वो इंफॉर्मेशन मिली उसकी बेस पे इंट्रोडक्शन है हमारे पास वायरसेस का, कि हमारे पास जो वायरसेस हैं हमारे पास, अगर मैंने आपको कल ही बताया था कि वो दो चीज़ों पर उनकी कॉम्पोजिशन है। एक हमारे पास होती हैं प्रोटीन्स और दूसरा है जीनोम। अब जीनोम की भी आगे से है कि आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। अब आरएनए और डीएनए होगा ये तो इसकी फिर हम क्लासिफिकेशन की बात करने लग जाते हैं। पहले हम बात करेंगे कि इसकी कॉम्पोजिशन जो मेन है वो प्रोटीन्स और जीनोम पर है। अब प्रायोन्स हमारे पास एक ऐसी स्मॉल एंटिटीज़ हैं जो स्मॉलेस्ट हैं, जो कि आज तक सबसे ज़्यादा जो है वो इतनी ज़्यादा ख़ास उसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। लेकिन ये प्रोटीन्स अगर हमारे पास वायरस के जो कंपोजिशन में इन्वॉल्व है कंपोनेंट, वो कॉज करे इन्फेक्शन, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो, रिस्पॉन्सिबल हो वो, तो तब हम उसको कहते हैं ऐसी स्मॉलेस्ट एंटिटीज़ को प्रायोन्स। और प्रायोन्स जो है वो मैट काउ इन्फेक्शंस और मैन में जो है वो ब्रेन इन्फेक्शन कॉज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट है वायरस का वो है आरएनए और डीएनए, लेकिन अगर आरएनए की वजह से कोई इन्फेक्शन कॉज होता है तो उसको हम कहेंगे वो एंटिटी हमारे पास है विरियोइड्स की। अब हमारे पास लास्ट है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रियॉन्स और विरियोइड्स, यानी प्रोटीन और जीनोम का जो है कॉम्बिनेशन जनरल बात की है, उसको हम कहेंगे मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस, जिसे हम विरियॉन्स कहते हैं। विरियॉन्स हमारे पास एक ऐसे वायरस होते हैं जिनमें बोथ प्रोटीन्स और जीनोम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे पास हो गई बात वायरस के कंपोनेंट्स की और उनकी रिस्पॉन्सिबल इन्फेक्शन की, कि वो क्या क्या जो है वो टर्म्स उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। सेकेंडली हम बात करें तो वायरस को ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? ऑब्लिगेट को अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन समथिंग। अब इंट्रासेलुलर, इंट्रा हमें पता है विदिन को कहते हैं और इंटर हमें पता है बिटवीन को कहते हैं। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर हमारे पास जो है वो पैरासाइट्स, तो हमारे पास वही हमारे पास एंटिटीज़ होती हैं जो कि किसी भी डिपेंडेंट होती हैं, जो किसी होस्ट सेल के सेलुलर कंटेंट को यूज़ करती हैं और कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती हैं। अपनी जो है वो वाइटल प्रोसेसेस खुद जो हैं वो कैरी आउट नहीं कर सकती, बल्कि डिपेंडेंट होती हैं ऑन द होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी। इसीलिए इसका नाम है कम्प्लीटली डिपेंडेंट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, मीन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ए सेलुलर और से सब सेलुलर। ए सेलुलर और सब सेलुलर का क्या मतलब है हमारे पास, कि जिस तरह हमारे पास दूसरे सेल्स में ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और नंबर ऑफ हमारे पास ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन ये सेलुलर कंटेंट हमारे पास वायरसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। इनकी सबसे सिंपलेस्ट जो है हमारे पास वो हमारे पास कॉम्पोजिशन है, और ये हमें केमिकल एनालिसिस से पता लगा जो कि स्टैनले ने किया था और क्रिस्टलाइजेशन करके वायरसेस का। तो मैंने आपको बताया कि हम उसी हिस्ट्री की बेस पे आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, वो सारी बातें हम डिटेल से पढ़ेंगे जो कि डिस्कवर हुई थी, जो हमने कल हिस्ट्री में पढ़ी थी। सब सेलुलर भी उसी को कहते हैं कि जिनके पास कोई भी सेलुलर कंटेंट नहीं होता, यानी ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते हैं, और इसी वजह से इन पे कोई सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती और ना ही ये किसी किंगडम में प्लेस्ड होते हैं। हम बात करें अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो इनका डायामीटर है 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर। इतने डायामीटर में ये होते हैं, और हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट वायरस होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के साइज़ के इक्वलेंट होता है। यानी इस बात का क्या मतलब कि हमारे पास जो वायरसेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ बैक्टीरिया बहुत स्मॉल एंटिटीज़ हैं, कि वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स भी इनको इसी वजह से कहा जाता है। और ये फिल्टरेबल भी इसीलिए, ये वही बात हमारे पास आ गई जो कल हमने देखा था कि चार्ल्स चैम्बरलैंड ने किया था डिस्कवर किया था, और इवानोविस्की ने टोबैको मोज़ेक जो हमारे पास वायरस था
उसके फिल्टरेबल नेचर जो है पोर्सिलीन फ़िल्टर से पास आउट होने वाला, जिससे बैक्टीरिया पास आउट नहीं हो सकता, उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये बात जो है वो कंफर्म की थी और प्रूव की थी कि हमारे पास वायरसेस बहुत ही स्मॉलेस्ट और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स हैं दैट दे कैन पास थ्रू द पोर्सिलीन फिल्टर्स from which the bacteria cannot be passed. So 20 नैनोमीटर हमारे पास जो सबसे छोटा जो डायमीटर है, यानी ऐसा स्मॉलेस्ट वायरस जिसे हम कहें, वो वायरस हमारे पास होता है पॉक्स वायरस। एग्जाम्पल हमेशा हम साथ डिस्कस करेंगे, पॉक्स वायरस है जिसका 20 नैनोमीटर हमारे पास डायमीटर होता है। तो ये रेंज आ रही है 250 नैनोमीटर। और सबसे जो लार्जेस्ट वायरस है वो है पार्वो वायरस, यहाँ पर नाम लिख दिया। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन आपको नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब हमारे पास ये प्रोसेस है जो कि रेप्लिका बनाता है। और हमारे पास रेप्लिका जो बनते हैं वायरसेस के, वो भी ये एक वाइटल प्रोसेस है। एक कॉपीज़ बनाना, वो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो हैं वो वायरसेस की बनती हैं, लेकिन बाय द यूज़ ऑफ होस्ट सेल। होस्ट सेल के होने के बगैर वायरसेस अपने रेप्लिका नहीं बना सकते, और इस वाइटल प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी, जिसे हम क्रोमोसोमल कंटेंट कहते हैं, जिसके साथ वो हमारे इंटीग्रेट होकर बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेस एंजाइम वो एक इंटीग्रेशन बनाता है, जिसकी वजह से उसके कंटेंट के साथ इन्वॉल्व होकर वो उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी जो है उसको यूटिलाइज़ करता है और अपनी रेप्लिका बनाता है। और इसकी वजह से ही जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है, सेल की जो है वो सेलुलर मटेरियल जो है वो बस्ट हो जाता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, सेल की लेसिस हो जाती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ सेल डाई होने की वजह से हमारे पास किसी पर्टिकुलर सेल की जो है वो, जब हमारे पास क्वांटिटी में कमी आती है तो कोई पर्टिकुलर डिजीज़ से हम जो है ससेप्टेबल हो जाते हैं। तो रेप्लिकेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ये परफॉर्म कर रहे होते हैं और कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। इस बात से हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ मज़ीद। और रेप्लिकेशन ही ये परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये अपने रेप्लिका बनाने के लिए माइटोसिस, मियोसिस, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो हैं कॉपीज़ बनाने यानी रिप्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं उनमें शामिल हैं। लेकिन वायरसेस में जो कि हमारे पास ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, तो दे फॉलो ओनली रेप्लिकेशन प्रोसेस फॉर मेकिंग देयर रेप्लिका। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स का मतलब है कि इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं है, ये एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करती हैं। और एंटीबायोटिक्स असल में होती ही बैक्टीरिया के लिए हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। और वायरसेस का हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो फिर हमारे पास क्या होता है, वैक्सीन। वैक्सीन ही इसका एक वाहिद हल है जो कि अगेंस्ट द वायरसेस इस्तेमाल किया जाता है और बॉडी इम्यूनिटी को मेंटेन किया जाता है। हमारे पास जो साइंटिस्ट था जिसका हमने जिक्र किया था, एडवर्ड जेनर का, जिसने एक 8 ईयर ओल्ड बॉय जो है उसके अंदर इंजेक्ट किया था पस सेल से लेकर जो है मटेरियल, और उसको जो है वो कोई डिज़ीज़ डेवलप नहीं हुई थी। वो वैक्सीनेशन का ही प्रोसेस था और से इनोकुलेशन। तो वायरसेस के लिए ट्रीटमेंट के लिए हमेशा वैक्सीनेशन का जो और से इनोकुलेशन का ही प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है, ना कि एंटीबायोटिक्स का। तो ये था इसका हमारा टॉपिक जिसमें हमने वायरसेस की इंट्रोडक्शन को देखा। कल इंशाल्लाह हम इसी तरह इसके स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन को देखेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।